तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है। मैं आपको त्रिभुज दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है एबीसी का, और यहाँ पर बोला कि त्रिभुज एबीसी की भुजा जो बीसी है इस पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। हमारे पास जो बीसी भुजा है ना, इस पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। अगर एडीसी की बात करें, कोण एडीसी हमारे पास ये वाला जो कोण होगा ना, ये कोण एडीसी होगा, ये किसके बराबर है? तो कोण बीएसी के बराबर है। यानी कि ये वाला जो कोण हमारे पास है ना, ये कोण बीएसी है। तो दोस्तों हमारे पास ये जो दोनों कोण है, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बोला कि अगर ऐसा करके है हमारे पास, तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यानी कि सी ए जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास भुजा है, सी ए का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? तो सी बी, ये जो हमारे पास सी बी है ना यहाँ पर, और इंटू सी डी, यहाँ पर सी डी जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए एक बार मैं आपको डिटेल्स समझाता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो भी कुछ दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे हमारे पास त्रिभुज एबीसी था कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये हमको दिया हुआ है ना। सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको अच्छे समझाऊं बिल्कुल, तो आप बिल्कुल अच्छे समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमसे बोला हुआ है सी ए का अगर पोजीशन देखें तो मेरे पास सी ए वाला है ना। मैं पूछता हूँ आपसे कि जो सी ए है वो कहाँ पर है, किस त्रिभुज में भी है, किस त्रिभुज में है? तो आप बोलेंगे त्रिभुज ए डी सी में सी ए जो है ना ये शामिल है। और किस में शामिल है? तो त्रिभुज बी ए सी में शामिल है। कौन सा भुजा? यानी कि सी ए। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, जो सी ए है ना ये किस में शामिल है? तो त्रिभुज ए डी सी में शामिल है। और किस में शामिल है? तो त्रिभुज ए बी ए सी में शामिल है। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। सी बी कहाँ है? तो सी बी जो है यहाँ पर है। और कौन से त्रिभुज में है? तो त्रिभुज बी ए सी में शामिल है ना। सी डी का पोजीशन कहाँ पर है? सी डी जो हमारे पास है यानी कि त्रिभुज ए डी सी में शामिल है ना दोस्तों। तो चलिए अगर हम बात करेंगे तो किस में बात करेंगे? तो दो त्रिभुज हम बात करेंगे, त्रिभुज ए डी सी की बात करेंगे, और त्रिभुज किस में बात करेंगे? तो त्रिभुज बी ए सी की बात करेंगे। तो मैं आपको समझाना ही स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो त्रिभुज ए डी सी है, ए डी सी जो है, इसमें जो कोण हमारे पास ए डी सी जो है ना, ये कोण ए डी सी जो हमारे पास है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोण ए डी सी किसके बराबर है? तो त्रिभुज बी ए सी में कोण बी ए सी के बराबर है। तो कोण बी ए सी ये वाला है जो ना कोण। तो दोस्तों हमारे पास दोनों जो कोण हुआ ये हमारे पास बराबर है। ये कैसे हुआ? तो दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ ना, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी हो जाएगा, ये दिया हुआ हमारे पास। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो कोण सी है ना, ये दोनों त्रिभुज में शामिल है। जिस मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ना, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी हमारे पास जो त्रिभुज है, इसमें जो कोण सी है ये है। और त्रिभुज बी ए सी की अगर बात करेंगे, बी ए सी हमारे पास ये त्रिभुज है ना, तो इसमें जो कोण सी है ये दोनों त्रिभुज में है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कोण सी है और जो कोण सी है ये दोनों त्रिभुज में भी है, यानी कि त्रिभुज ए डी सी में भी है और त्रिभुज बी ए सी में भी है। तो दोनों बराबर हमारे पास हो गया। ये कैसा होगा? तो वैनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखिएगा अगर, तो दोनों त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या मिला, यानी कि एंगल ये दोनों मैच कर गया और हमारे पास ये दोनों एंगल मैच कर गया। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया? समरूप हो गया। कैसे हुआ? तो त्रिभुज ए डी सी जो हुआ ये समरूप किसके हुआ? त्रिभुज बी ए सी के। कौन से नियम से? तो एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, अगर हम दो त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर चुके हैं तो क्या होगा? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो सी ए जो भुजा होगा ना, इसका ये किसके साथ इसका संगत क्या होगा? तो हमारे पास जो सी बी है ना इसके संगत होगा। अगर मैं दोनों का अनुपात देखता हूँ, यानी कि सी ए बटे में सी बी, ये किसके इक्वल होगा? ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो होगा ये किसके बराबर होगा? तो सी डी हमारे पास जो सी डी है ना, और मैं इसमें किसमें लूँगा? अगर इसमें मैं सी डी ले रहा हूँ तो इसमें क्या लूँगा? यानी कि सी ए लूँगा। तो यहाँ पर सी डी और सी ए का अनुपात के बराबर होगा। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों लिया? ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो यहाँ पर सी ए तो है, सी ए है ना, और सी डी भी है, सी ए है, सी डी है, लेकिन मैंने ए डी की बात नहीं किया। क्यों पता है?
क्योंकि मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो दोस्तों इतना काफ़ी है ना। तो मैं यहाँ पर सी पी एस टी लिख दिया, सी पी एस टी लिख दिया सॉरी। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पर सी ए मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है, सी ए का स्क्वायर होता है बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ये प्रूफ करना था सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा दिया। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम की क्रमशः समानुपाती है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज बोला हुआ है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बोला हुआ है, और त्रिभुज क्या बोला हुआ है, और त्रिभुज बोला हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। हालांकि पी क्यू आर आपको कहीं दिखेगा नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ ना, यहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है तो त्रिभुज आपको पी क्यू आर नहीं बोला हुआ है। लेकिन पी क्यू आर के बाद क्या हुआ है, क्योंकि अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर बोला कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है ना। इसमें बोला जा रहा दोनों त्रिभुज में, यहाँ बोला जा रहा कि ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी हमारे पास हो गया। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा पी एम, पी क्यू यहाँ पर क्या बोला, पी क्यू बोलिए ना, पी क्यू पी आर, और फिर बोला कि पी एम, ठीक है, माध्यिका पी एम की क्रमशः समानुपाती है। यानी कि इसका जो अनुपात होगा ना और जो इसका अनुपात होगा ना, ये इसका अनुपात जो होगा ना ये बराबर होगा, यानी कि हमारे पास ये समानुपाती होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको अच्छे समझाने को पूरा प्रयास किया हुआ है। तो दोस्तों हमको प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो चलिए इतना तक समझाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जैसे बात बोला हुआ ना, त्रिभुज ए बी सी की बात किया हुआ है और त्रिभुज पी क्यू आर की बात किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके बिल्कुल फिगर बना लिया अच्छे से, और यहाँ पर बोला ना ए डी माध्यिका है इसका, ठीक है। और जो पी एम है इस त्रिभुज की माध्यिका है ना, पी एम जो है इस त्रिभुज की माध्यिका है यानी कि पी क्यू आर की, और जो ए डी है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छा समझा दिया हुआ है। अब देखते हैं जो भी मेरे पास दिया हुआ उसको लिख देंगे। दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बात समझ गए आप। अब दोस्तों सिद्ध करना है मुझे क्या, तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी जो त्रिभुज होगा ना ये त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको समझा दिया बिल्कुल अच्छा से। दोस्तों रचना करते हैं। माध्यिका ए डी तथा पी एम को बिंदु ई तथा एन तक बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर जो ए डी है माध्यिका और जो हमारे पास है पी एम माध्यिका है, ये दोनों हमारे पास जो माध्यिका है ना इसको मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया, यानी कि क्रमशः इसको बढ़ा दिया ई तक और इसको बढ़ा दिया मैंने कहाँ तक, यानी कि एन तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि ई तथा एन तक बढ़ाया गया, ठीक है, ताकि ए डी इक्वल टू ई डी, ये इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा ना, जो ए डी को मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ बिंदु ई तक, ताकि ए डी इक्वल टू ई डी हमारे पास हो जाए, यानी कि हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पीएम को ऐसे बढ़ाया ताकि पीएम जो है ना वो एन एम के इक्वल हो पाए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पीएम जो होगा वो एन एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एवं सी को ई से मिला दिया, यहाँ पर जो सी है ना इसको ई से मिला दिया, और आर को एन से मिला दिया, यहाँ पर जो आर है ना इसको एन से मिला दिया दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया रचना मैंने क्या किया हुआ है। अब चलते हैं प्रमाण की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी की। हमारे पास त्रिभुज ए बी डी जो है ये त्रिभुज ए बी डी हमारे पास ये वाला है, और हम बात करेंगे त्रिभुज ई सी डी की। यहाँ पर ई सी डी जो हमारे पास है ना, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज और हमारे पास ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो बी डी इक्वल टू सी डी है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास जो बी डी है ये वाला जो है ना ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ए डी जो है ना ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या, यानी कि जो हमारे पास भुजा है ये बी सी जो भुजा है ना इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा यहाँ पर कि बी डी इक्वल टू सी डी कैसे हुआ, तो चूंकि ए डी माध्यिका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब दोस्तों हमारे पास जो कोड बी डी होगा ना, कोड बी डी ए कहाँ पर है, तो कोड हमारे पास बी डी जो है ना कोड बी डी ए, ये जो कोड है ये किसके बराबर है, तो कोड सी डी ई के। सी डी ई हमारे पास कौन सा है, तो कोड सी डी ई हमारे पास ये वाला कोड है। ये दोनों कोड हमारे पास बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ बोला हुआ है कि ए डी इक्वल टू ई डी, जो ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, तो ए डी के बराबर होगा, ठीक है। तो
तो चलिए ईडी बराबर ईडी हो गया, ये रचना से हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं ऐसे करके त्रिभुज एबीडी, हमारे पास त्रिभुज ए बी डी जो होगा वो किसके सर्वागसम होगा, त्रिभुज ई सी डी के, ई सी डी के सर्वागसम होगा। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं दोनों त्रिभुज की बात करूं तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सर्वागसम हो गया, माफ कीजिएगा सर्वागसम हो गया दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर दोनों त्रिभुज जो होगा सर्वागसम होगा, एस ए एस सर्वागसमता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम है तो जो ए बी होगा किसके इक्वल होगा, तो ई सी के इक्वल होगा। जो ए बी इक्वल होगा ना वो ई सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी इक्वल टू ई सी, कैसे हुआ, सीपीसीडी से। तो दोस्तों ये पहला समीकरण हमारे पास बना। अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास ऐसे करके ये जो त्रिभुज है हमारे पास छोटा वाला यानी कि पी क्यू एम है, ये सर्वागसम है किसके, तो त्रिभुज एन आर एम के सर्वागसम है। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एम सर्वागसम है त्रिभुज एन आर एम के, ठीक है। तो दोस्तों अगर है हमारे पास सर्वागसम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे करके हमारे पास जो पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हमारे पास जो पी क्यू जो होगा ना भुजा ना, वो हमारे पास भुजा एन आर के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साफ साफ पी क्यू इक्वल टू एन आर, कैसे हुआ, सीपीसीडी से। तो दोस्तों ये समीकरण पहला हुआ था, ये समीकरण दूसरा हुआ हमारे पास हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब चूंकि ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू ए सी बटे में पी आर इक्वल टू ए डी बटे में पी एम, हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिएगा। मैंने आपको पहले समझा रखा था कि ए बी बटे में पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है, ए सी बटे में पी आर दिया हुआ है और ए डी बटे में पी एम दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ था। हालांकि मैंने इसको लिखा हुआ नहीं है बिल्कुल अच्छे से, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लेकिन आपको मैंने समझा दिया यहाँ पर अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके हमारे पास दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखें तो देखिएगा हमारे पास जो ए बी है ना और जो पी क्यू है, यहाँ पर समीकरण 1 में देखिएगा तो ए बी इक्वल टू ई सी है, तो मैंने यहाँ पर ए बी की जगह पर ई सी लिख दिया। और जो पी क्यू है ना, पी क्यू यहाँ पर पी क्यू जो हमारे पास है वो एन आर के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर एन आर लिख दिया। तो दोस्तों ई सी बटे में एन आर हो गया इक्वल टू क्या होगा, ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर हो गया इक्वल टू, अगर मैं 2 ए डी कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर 2 पी एम कर देता हूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, है ना, कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो मैं इस पर आपको अब समझाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ई सी बटे में एन आर, मैं तो समझा दिया आपको अच्छा से, ई सी बटे में एन आर इक्वल टू ए सी बटे में पी आर हो गया। लेकिन 2 ए डी करूँगा ना तो देखिएगा 2 ए डी क्या होगा, ये ए डी जो है अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये दोनों बराबर है। अगर ए डी का डबल करता हूँ तो क्या हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, यानी कि ए लिख दिया। और यहाँ पर अगर मैं 2 PM करता हूँ तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो PM है इसका डबल करता हूँ तो ये हमारे पास दोनों क्या है, हमारे पास बराबर हो जाएगा। बराबर अगर हमारे पास होगा तो मैं क्या करूँगा, PM का अगर डबल करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि PN हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो NM है ना वो PM के इक्वल है। तो अगर डबल करता हूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यानी कि PN मिल जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया, यहाँ पर क्या, यानी कि PN लिख दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 PM करता हूँ तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास PN मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब EC बटे में NR, ध्यान देते हैं, EC बटे में क्या हो गया, NR हमारे पास हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं NR हो गया, यानी कि ये जो भुजा हमारे पास है EC और यहाँ पर हमारे पास NR है, ठीक है। ये इसका दोनों का अनुपात बराबर है हमारे पास। और क्या बोला आगे, AC बटे में PR, जो AC हमारे पास ये वाला है AC, ठीक है। और बटे में क्या बोला, PR, यहाँ पर हमारे पास PR है, तो AC बटे में PR हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, AE बटे में PN, जो हमारे पास A है ना, ये वाला A हमारे पास है, AE बटे में क्या हो गया हमारे पास, PN हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। AE बटे में क्या हो गया, यानी कि PN हो गया, है ना। तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया साफ साफ AE बटे में PN, सही है। तो चलिए दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा तो ये भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है, ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के बराबर है, और साथ ही साथ इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो दोस्तों हमारे पास जो त्रिभुज होगा ACE जो होगा समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज PRN के समरूप होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज PRN के। तो कैसे हुआ, तो SSS नियम से हो गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोण 1 है, यहाँ पर कोण 2 है, तो दोनों कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ, CPST से, क्योंकि अगर हमारे पास दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया, यानी कि ACE जो त्रिभुज है त्रिभुज
आर एन के समरूप है तो मैं बोल सकता हूँ कोड जो 1 होगा कोड 2 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि कोड 1 बराबर कोड 2 कैसे CPST से, और इसी प्रकार लिख दिया मैंने कोड 3 बराबर कोड 4। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कोड जो 3 है कोड 4 के इक्वल है। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका बन जाएगा, हालांकि बनाना नहीं है, इसी प्रकार लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जो कोड 3 है कोड 4 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर समीकरण मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 3 हमारे पास ये वाला है और समीकरण 4 हमारे पास ये वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कोड 1 बराबर कोड 3, कोड 1 प्लस कोड 3 हो जाएगा बराबर कोड 2 प्लस कोड 4 हो जाएगा, ऐसे करके। तो कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिएगा कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर क्या मिलेगा, कोड ए मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड ए। और कोड 2 प्लस कोड 4 बराबर क्या मिलेगा, कोड 2 प्लस कोड 4 बराबर क्या मिलेगा, कोड पी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड पी। ठीक है, यहाँ पर 5वां समीकरण हमारे पास बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे में पी क्यू हमारे पास है और ए सी बटे में पी आर हमारे पास है। कैसे मैंने लिख लिया तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास ए बी बटे में पी क्यू है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी बटे में पी क्यू। और हमारे पास क्या है, ए सी बटे में पी आर है ना, तो ए सी बटे में पी आर हो गया। अगर फिगर की बात करें हम तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी बटे में पी क्यू, ए बी और बटे में पी क्यू हो गया हमारे पास। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, ए सी बटे में पी आर, जो ए सी है ना ये बटे में पी आर के इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने अभी प्रूफ किया कोड ए बराबर कोड पी, कोड ए बराबर क्या हो गया, कोड पी होगा। तो दोस्तों इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है, और साथ ही साथ हमारे पास जो बीच का कोड है ना ये दोनों के दोनों बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ हमारे पास जो त्रिभुज होगा ए बी सी उस किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे हुआ तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड ए बराबर कोड पी, समीकरण 5 से देख सकते हैं हमने निकाला हुआ है ना। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया त्रिभुज ए बी सी जो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, कैसे हुआ, एस ए एस नियम से। तो दोस्तों मुझे ये प्रूव करना था, आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये मुझे प्रूव करना था, मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।